कैंसर क्या है पहले इससे डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिफरेंट कॉजेस पे अगर बात करेंगे तो कॉजेस क्या क्या है कैंसर? ठीक है, जेनेटिक्स कहीं ना कुछ रोल प्ले करते हैं कैंसर का होने में। अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब कैंसर नहीं होते, कुछ कैंसर होते एंड आई होप वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर, बट जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे घर में मेरे मदर को कैंसर हुआ और जिस टाइम पे मेरे घर में मेरे मदर को कैंसर हुआ था मैं बीडीएस 3rd ईयर में था। तो ये 2006 के आसपास की बात थी। एक डॉक्टर बनने जा रहा था। सबको पता है कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ से दिल्ली छोड़ के पहाड़ों में भाग रहे हैं, लोग और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कैंसर ये वर्ड सुनते ही सबको एकदम डर लग जाता है कि कैसी बीमारी है, क्या है। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये डे बाय डे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जन को पता है कि कैंसर बढ़ रहा है, जन को पता है कि कहीं ना कहीं कैंसर उनको कहीं ना कहीं टच कर रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जितनी बात करे कम है इस पर। यू विल डू बेटर इन लाइफ एंड वो लाइफ में अच्छा करने मतलब सिर्फ ये नहीं कि कैंसर से बचना, अब जिंदगी में हर चीज में अच्छा करोगे। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप करियर में अच्छा ग्रो करोगे, अगर आप डिसिप्लिन हो आप पढ़ाई में अच्छा ग्रो करोगे, अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप फाइनेंशियली अच्छा ग्रो करोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धांसू चर्चा। मेरा नाम डॉक्टर गौरव, मैं डॉक्टर ममता। और आज का जो हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, बेसिकली पॉडकास्ट का मेन मकसद ये है कि एक बहुत ही टॉपिक का नाम बहुत अच्छा नहीं है। टॉपिक है हमारा कैंसर, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, बट इस टॉपिक के लिए बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक सीरियस टॉपिक पे अगर हम लोग बात नहीं करें, हर एक के घर में वो सीरियसनेस आ चुकी है या आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर सब लोग जान रहे हैं कैंसर के बारे में। तो किस तरीके से हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सब लोगों को बचा सकते हैं। और समाज में, सबसे इंपॉर्टेंट समाज में अगर हम लोग रह रहे हैं तो समाज के लिए किस तरीके से हम लोग हेल्प करें कि कैंसर से लड़ सकें। तो कैंसर से लड़ने के लिए ये चीज आप देखें, जिससे कि कहीं ना कहीं पर इसको आप अगर शेयर कर रहे हैं तो आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको आप बचा पा रहे हैं। तो कैंसर से हम सबको मिलके लड़ना है। हम लोग सब अगर मिलके लड़ेंगे तो हम लोग कैंसर से सबको बचा पाएंगे। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कैंसर। ये वर्ड सुनते ही सबको एकदम डर लग जाता है कि कैसी बीमारी है, क्या है। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये डे बाय डे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और कैसे हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं या इसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में नॉलेज अपनी इंक्रीज कर सकते हैं और बचाव की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम आज अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे धांसू चर्चा पे। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर शुभम गर्ग। डॉक्टर शुभम को मैं बहुत सालों से जानता हूं और यूजुअली 10 साल की सर्जिकल प्रैक्टिस के बाद डॉक्टर साहब ने अपना सारा जो स्टडी करा है दिल्ली मौलाना आजाद कॉलेज, उसके बाद डॉक्टर साहब का सुपर स्पेशलाइजेशन जो है यहाँ के जो इंडिया का टॉप मोस्ट हमारा सबसे बढ़िया कॉलेज टाटा मेमोरियल कॉलेज, जहाँ से डॉक्टर साहब ने जो है हमारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में जो है उन्होंने पूरा स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर साहब बहुत जगह जगह पर जा जाकर अपने आप को ना प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अच्छे से अच्छी नॉलेज अपने ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को दे सकें। पेशेंट्स बहुत परेशान है हमारे कैंसर के, तो उनके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसके लिए आज हमारा टॉपिक है। जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर गौरव, थैंक यू डॉक्टर ममता। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन को आंसर करने वाले हो जब आप कैंसर के बारे में डिस्कस करते हो, बिकॉज जन को पता है कि कैंसर बढ़ रहा है, जन को पता है कि कहीं ना कहीं कैंसर उनको कहीं ना कहीं टच कर रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जितनी बात करे कम है इस पर। राइट, ठीक है सर, हम कैंसर से स्टार्ट करेंगे कि कैंसर क्या है। जैसे लोगों को क्या समझ आता है कि जब हम कैंसर का नाम लेते हैं, तो कैंसर क्या है पहले इससे डिस्कस करते हैं। सो ये छोटा सवाल नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस कैंसर एक 6 लेटर का शब्द हो सकता है, बट ये शायद 6 पन्नों में भी नहीं खत्म हो सकता है। हमारा शरीर बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बना होता है, ठीक है, मतलब लाखों मिलियन सेल से। एंड आई एम श्योर हम सब इसको कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। हम मेडिसिन में हम
हमने 15 साल पढ़ा है, जिसने मेडिसिन नहीं करी है उन्होंने बायोलॉजी के रूप में 6ठी 7वीं 8वीं तक पढ़ा है, जिसने साइंस ली उसने 12वीं तक पढ़ा है। हमारे जो सेल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 होते हैं, बट एक एज के बाद ये बढ़ना बंद हो जाते हैं। वो 4 के 8 होंगे, बट उन 8 में से 4 सेल मर भी जाएंगे ताकि वो कांस्टेंट 4 बने रहे, और इसी से हमारा शरीर जनरेट, रीजनरेट और वो सेल्स मर जाते हैं। बट कैंसर में क्या होता है, या तो ये सेल्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 जब होंगे तो जो उनका समय प्रोबेबली उनको लगता है वो बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, या वो मरना भूल जाएंगे। उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिनको हम जेनेटिक चेंजेस मानते हैं, ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि या तो उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा या वो मरना भूल जाएंगे। इस वजह से ये जो सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स अब बन गए हैं, उनका एक कलेक्शन हो जाता है, और इस कलेक्शन को हम कैंसर बोलते हैं या ट्यूमर बोलते हैं। जब ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तब हम इसको फैला हुआ कैंसर बोल देते हैं, जब वो वहीं पे सीमित रहती है हम इसको लोकलाइज कैंसर बोलते हैं। ठीक है, सो मोटा मोटा सिंपल भाषा में कैंसर इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स है उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कैंसर बोलते हैं। सेल्स सब जगह है, इसलिए शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। हेड टू टो आप कोई भी हिस्सा ले लो, उसका कैंसर कभी भी बन सकता है। हाँ, कहीं पे कम चांसेस होते हैं, कहीं पे ज्यादा चांसेस। दैट इज बेसिकली कैंसर। मतलब हमारी बॉडी की सेल्स ही हैं जो ग्रो कर रहे हैं और उन्हीं से कैंसर बन रहा है, मतलब कहीं और से नहीं हो रही। बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंट कॉजेस पे अगर बात करेंगे तो कॉजेस क्या क्या है कैंसर के? सो अगर आप मोटा मोटा देखो ना, तो कैंसर के जो कॉजेज है हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिनको आप बदल नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि अगर आपके माता पिता को कैंसर रहा है तो आपको होने का चांस है, या अगर आपकी दादी को, आपकी मदर को स्तन का यानी ब्रेस्ट का कैंसर रहा है तो आपको होने का चांस ज्यादा है। दिस इज अ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, मतलब आप इसको बदल नहीं सकते हो। आप आपके जेनेटिक्स नहीं चेंज कर सकते हो, आप आपके माता पिता नहीं चेंज कर सकते हो, आप आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं चेंज कर सकते हो। तो ये एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी आदतों की वजह से होते हैं, या जो हमने उनको एक्वायर किया है अपने जीवन में, जो हम जब से पैदा हुए तब से हमें कोई वजह नहीं थी कैंसर होने की, बट हमारी आदतों की वजह से, हमारे सराउंडिंग की वजह से, हमारे एक्सपोजर की वजह से हो जाते हैं। सो अगर मैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करूं तो मैंने सबसे पहले एक जेनेटिक्स बताया। ठीक है, जेनेटिक्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं कैंसर का होने में। अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब कैंसर नहीं होते, कुछ कैंसर होते हैं, एंड आई होप वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर, बट जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसे ही कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो हमारे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर एक्सपोजर टू पॉल्यूशन। नाउ मैं चाहूंगा मेरा पॉल्यूशन कम हो, मैं कम पॉल्यूट करूं, मैं अपनी गाड़ी छोड़ दूंगा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना शुरू कर दूंगा, बट क्या मेरे गाड़ी छोड़ने से एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा? ये एक अकेले से नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट। सो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इज अ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। तो ये 2 थे हमारे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। बट जो हमारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं उसमें मोटे मोटे हमारे 4-5 रीजन है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ टोबैको या तंबाकू का सेवन। सेकंड इज अल्कोहल एंड एक्सेस ऑफ अल्कोहल, जिसको हम लोग स्पिरिट हम लोग बोल रहे हैं। जैसे अल्कोहल, अभी हम लोग जैसे कॉजेस के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। एक लेमन के लिए हम लोग अगर बात करेंगे, जैसे अभी मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइड, ये आपने भी बताया, तो यूजुअली एक कॉमन पर्सन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, बेसिकली जितने भी हम लोग देखते हैं, जैसे मेरे घर में मेरे मदर को कैंसर हुआ, और जिस टाइम पे मेरे घर में मेरे मदर को कैंसर हुआ था, मैं BDS 3rd ईयर में था, तो ये 2006 के आसपास की बात थी। एक डॉक्टर बनने जा रहा था, उसके बाद भी मेरे को एकदम से फैमिली के अंदर अचानक से पता लगा कि मदर को एकदम से प्रॉब्लम हुई, और ये चीजें निकलकर जो है डायग्नोसिस कराया तो पता लगा कैंसर है। तो कॉजेस तो सर सब जान रहे हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है तो ये है, स्पिरिट पिएंगे, अगर अल्कोहल पिएंगे तो ये है। यूजुअली जनरली जो मेन हम लोग फैक्टर्स के लिए बात करेंगे, मेन फैक्टर्स मतलब हमारे, जैसे आपने बताया 4 फैक्टर्स हैं, तो मेन कॉज हम लोग लेमन के लिए हम लोग मेन कॉज कौन से बताएंगे, कुछ जिससे हम लोग सबको वो पता है कि उसके अलावा हम लोग और क्या चीज बता सकते हैं। मेन
सबको पता है कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ से दिल्ली छोड़ के पहाड़ों में भाग रहे हैं, लोग और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या जो है इसको जो है थोड़ा सा इजी वे में क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप लेमैन के लिए? आपके पास बहुत पेशेंट आते हैं, आपके पास टाइम नहीं मिलता है, मुझे मालूम है। आज आप फिर ओपीडी से खत्म करके भागे हैं, तो एक लेमैन जो आपसे आके पूछता है ना कि डॉक्टर साहब मैंने तो ये सब चीजें कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट का ना बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको 2 मिनट के अंदर आप कैसे डिफाइन करेंगे? सो मेरी तरफ से कॉज आदतें होती है, ठीक है। बिल्कुल। सो एक मैंने तंबाकू को छुआ, ठीक है ना, एक मैंने अल्कोहल को छुआ, एक हमारा डाइट है, ठीक है। सो अगेन डाइट का कोई डेफिनेशन नहीं है, बट बचपन से हमें सिखाया गया कि हेल्दी डाइट एक अच्छा डाइट होता है, और डाइट ही आपकी बीमारी का और इलाज का मूल सूत्र है, ठीक है। सो अगर हमारा हेल्दी डाइट होगा, बैलेंस डाइट होगा, और इसको भी मैं डिफाइन करूंगा कि जिसमें प्रोसेस्ड फूड नहीं होता, जिसमें नेचुरल चीजें होती है, आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती है, उसको हम एक बैलेंस और हेल्दी डाइट बोलते हैं। सो आई वुड स्ट्रेस ऑन अ गुड डाइट, हेल्दी डाइट, नेचुरल डाइट, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल। राइट। सो पहला अल्कोहल, पहला टोबैको, सेकंड अल्कोहल, थर्ड डाइट, एंड फोर्थ इज अ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। Why a regular physical exercise? Because at least 5 to 6 cancers है जो obesity यानी मोटापे से related है। यानी अगर आप तंबाकू नहीं खा रहे हो, अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो, बट अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप सारा टाइम बैठे हुए हो, ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आपका वेस्ट टू हिप रेशियो बहुत खराब है, यानी आप बिढौल हो, तो जरूरी नहीं आपको सिर्फ डायबिटीज होगा, जरूरी नहीं सिर्फ आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, बट you are at higher risk of getting breast cancer, right. आपको स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर होने की भी ज्यादा चांसेस है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो ये भी नहीं करते, हमारे घर में तो कोई स्मोक भी नहीं करता, हमें कैसे कैंसर हो गया? और हम देखते हैं उनका वजन 120 किलो है और उनका हाइट 5 फुट 3 इंच है, और हमें लगता है कि हमें वजह ढूंढनी नहीं है, वो आपके अंदर है वो वजह। तो मेरी तरफ से अगर हम बैलेंस डाइट लें, एक रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करें, एक लिमिटेड हम अपने रिजीम में एक्सरसाइज को घुसाएं। तो और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जाके जिम ज्वाइन करो और आज से आप 4 किलोमीटर चलना शुरू कर दो। सिंपल, अगर आप लिफ्ट को अवॉइड करके स्टेयर्स यूज करना शुरू कर दोगे, सिंपल आप ब्लैंकेट की जगह जाके नीचे से कुछ सामान ले आओगे, इतना भी आप करना शुरू कर दोगे, दिस इज अ एक्टिविटी, और हम उसको भी कम करते जा रहे हैं। सो मेरा यही है कि अगर हम वो 4 चीजें फोकस करें, मैं अपने जीवन में क्या करता हूँ, नो टोबैको, नो अल्कोहल, अ गुड फिजिकल एक्टिविटी, एंड हाउएवर यू कैन कंट्रोल डाइट। जरूरी नहीं है कि आप सात्विक खाना शुरू करो, बट आप आपके नॉर्मल डाइट, अब आपके नॉर्मल जीवन में अपने फूड को लिमिट कर सकते हो। आप क्यों बुफे पे जाके खाते हो, और बुफे पे खाते हो तो सब कुछ जरूरी नहीं है खाना, आप लिमिट करो। और इसीलिए आई थिंक मैंने पहले भी बोला था, discipline is a very important thing. If you are disciplined, you will do better in life. And वो लाइफ में अच्छा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कैंसर से बचना, आप जिंदगी में हर चीज में अच्छा करोगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप करियर में अच्छा ग्रो करोगे, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो आप पढ़ाई में अच्छा ग्रो करोगे, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप फाइनेंशियली अच्छा ग्रो करोगे। सो इसीलिए जो बेसिक चीजें वो कभी नहीं चेंज होती। सो डिसिप्लिन होना लाइफ में, नो टोबैको, नो अल्कोहल, हेल्दी डाइट एंड बेसिक फिजिकल एक्टिविटी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि बूफे में नहीं खाए, क्योंकि बूफे में मुझे मेरा क्वेश्चन था ये, एक्सेस और शादियों में जैसे हमें लगता है फ्री में हम सारी चीजें, शादियों में हमारे हिंदुस्तान का रिवाज है डॉक्टर साहब की है ना, एक चीज के 10 आइटम एंड वी आर ईटिंग एवरीथिंग, तो बहुत खराब है वो हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें आई थिंक वो हर चीज के लिए खराब है, इकोनॉमी के लिए खराब है, इट्स अ वेस्टफुल प्रैक्टिस, बट बनी हुई है, आप उसको नहीं चेंज करने वाले हो। बट आप वहां जाके अगेन आपकी प्लेट में सारी चीजें नहीं होंगी, आपको पता है आपको क्या खाना है, आप वही 4 चीज खाओगे, एंड दैट शुड बी। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या खाना है, ये नहीं किसी ने रख दिया तो हमें खाना है। तो माइंडफुल ईटिंग इज इंपॉर्टेंट। ओह वंडरफुल, माइंडफुल ईटिंग। कॉजेस पे हमारी बात हुई, उसके बाद हम लोग क्यों बढ़ रहा है, जैसे आप रेगुलर केसेस देख रहे हैं तो व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, और इंडिया में बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है इसका कैंसर का। सो आई थिंक ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बट अगर आप आपके आस पड़ोस में देख लोगे, आई एम श्योर यू विल फाइंड अ कैंसर। एग्जैक्टली। आप आपका फूड डायरी में देख लोगे, आपके एटलीस्ट 5 से ऐसे 6 कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे जिनको इमीडिएट फैमिली या आसपास कहीं पे कैंसर होगा। या आप अगर
कहीं भी अपने नेबरहुड में पता कर लो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी मोर देन वन कैंसर पेशेंट। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैंसर बढ़ रहा है, बढ़ चुका है और आगे बढ़ने वाला है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत सीन है। और इसकी वजह मैं बताता हूँ। जब हम आजाद हुए थे, दैट इज 1947, तब एवरेज इंडियन लाइफ स्पैन यानी एक नॉर्मल इंडियन आदमी 36 से 40 साल जीता था, और उसकी मरने की वजह बहुत थी, गरीबी, बीमारियां, आजादी की लड़ाई, इतनी सारी चीजें थी जिसकी वजह से डेथ हो जाती थी। आज की डेट में, ठीक है, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, आज की डेट में एवरेज इंडियन लाइफ स्पैन इज 67, 68, 69। एंड जो अच्छे घर है, ठीक है, जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, पीपल हु ईट वेल, जो अच्छा पहनते, अच्छा खाते, उसमें 75, 80 बहुत नॉर्मल है। आप ऐसा नहीं सोचते कि कोई 80 साल का आ गया तो बहुत बूढ़े आ गए, या ये कैसे इतना जी रहे हैं। प्रॉब्ली 90 में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा जी रहे हैं। तो माय पॉइंट इज कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, आपकी बीमारियां बढ़ेगी। और हम देख रहे हैं कि इंडिया में पिछले 40 साल में जो इंसान 36 साल जीता था, आज वो 66 और 67, तो ये जो 30 साल बढ़ा है, इसमें आपके एज रिलेटेड डिजीजेस भी बढ़े हैं, और इसी वजह से हमें कैंसर भी ज्यादा दिख रहा है। सो एक चीज होगी, कैंसर दिख रहा है। दूसरा, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है। आपने सुना होगा, पहले फोन आता, हम सब दिल्ली में रहते हैं, बट हम दिल्ली, हमारे रिलेटिव्स दिल्ली से बाहर रहते हैं, फोन आता था, ताऊजी का पेट फूला और एकदम खत्म हो गए, ना वजह पता चली, ना कोई इन्वेस्टिगेट कर पाए। आज आपको कुछ भी दिक्कत होती है, आप तुरंत जाके एक डॉक्टर को दिखा पाते हो, अब तुरंत जाके अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा पाते हो। कहने का मतलब है, जितनी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, जितने हमारे एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, जितना टेस्ट सस्ते हो रहे हैं, जितने आसान हो रहे हैं, आजकल वो घर पे आके आपके ब्लड टेस्ट ले जाते हैं, ये चीजों से डिटेक्शन ऑफ कैंसर बढ़ गया है। इसमें कोई डाउट नहीं, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, बट आप उसको डिटेक्ट ज्यादा कर रहे हो, इस वजह से हमें सब जगह कैंसर के पेशेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैंसर के पेशेंट ज्यादा जी रहे हैं। और क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। सो एक बार अगर कैंसर का पेशेंट पकड़ाई में आ गया, अगर वो ठीक भी हो जाए, ताउम्र वो कैंसर का पेशेंट रहे, ठीक है। सो अगर आज मैंने उसको जल्दी पकड़ लिया है, जो मैंने सेकंड पॉइंट में बोला कि उनका डिटेक्शन जल्दी हो रहा है, तो उनका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो रहा है, और उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो रहा है। और जो पहले प्रोबेबली 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में मर जाते थे, आज वो 4-5 साल जी रहे हैं, एंड विद न्यूरोथेरेपीज वो 8-10 साल जी रहे हैं। तो वो कैंसर का मरीज आपके जहन में हमेशा कैंसर का मरीज बना रहेगा, चाहे वो ठीक हो गया या वो बीमार है। इसीलिए आपको सब जगह कैंसर के मरीज। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा करंट लाइफस्टाइल, जिस तरीके से हमारा रहन सहन है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा आसपास चीजें हो रही है, वो चाहे अनचाहे हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे अनचाहे हमारा प्लास्टिक का यूज बढ़ रहा है, चाहे अनचाहे हमारे खाने में प्रोसेस्ड फूड क्रीप इन कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे को मोर प्रोन कर रहा है कैंसर होने में, वो हमारे अंदर ज्यादा रिस्क पैदा कर रहा है। शायद इस टाइम पे मैं नहीं बता सकता कि माइक्रोवेव में खाना खाने से कितना रिस्क बढ़ जाएगा, बट हो सकता है आने वाले टाइम में हम ये पता कर पाए कि हाँ, इतना % बढ़ जाएगा अगर माइक्रोवेव में बने और माइक्रोवेव यूज होना बंद हो जाए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड फूड, वे ऑफ लिविंग, द एयर दैट वी आर ब्रीदिंग, ये सबसे कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। एक अभी जैसे आपने भी बात करी, डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन, बिकॉज अगर हम लोग नॉर्मली बात करें डिटेक्शन, बिकॉज एक नॉर्मल जो इंसान है, जो जिसको कुछ नहीं मालूम कैंसर के बारे में, सिर्फ सुन रहे हैं, पता लग रहा है, एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, कोई भी, मैं क्लास के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बड़ा टफ है ये कि हम लोग, आपने बोला कि सर रेट सस्ते भी हो रहे हैं हमारे, अब पता है घर पे आके आजकल सैंपल, पहले सैंपल करवाने जाना पड़ता था, आज आप हर चीज घर पे बुला के करवा सकते हैं। तो डिटेक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें, क्या इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस किसी को, क्या ऐसे साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग, और साइन एंड ऐसे क्या सिम्टम हमारे को मिलेंगे कि भाई हमारे को ना ये चीज जल्दी जाके एक नॉर्मल, सबसे पहले कोई भी डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल के पास जाना नहीं चाहता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ना अपने आसपास में ही पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही जाएंगे या अपने आसपास लोकल में जाके दिखाएंगे कि भाई बेसिक चीजें पहले वहां दिखा लेते हैं। क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जाने का मतलब क्या लगता है कि अगर मैं बड़े हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बिल बन जाएगा और बीमारी ढूंढ देंगे हमारे अंदर।
तो ये बड़ा टफ हो जाता है एक पेशेंट को समझाना। तो क्या चीजें उसको ध्यान रखनी है कि वो अपने अगर फिजिशियन के पास भी जा रहे हैं या किसी अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं पर भी कोई अगर दिक्कत लग रही है, तो क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ पेशेंट, भाई अपने को नॉर्मल फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है और उन्हें क्या ध्यान रखना है। डिटेक्शन तो बाद में डॉक्टर बताएंगे, उसके बाद वो आपके पास रेफर करेंगे। मतलब क्या चीजें वो अपने अंदर नोट करें, क्योंकि कई बार एसिम्प्टोमेटिक रहता है काफी टाइम तक, तो लोगों को नहीं पता चलता। मेरे मदर का मैं इसके लिए रिलेट कर रहा हूँ ये चीज। मेरे मदर का 3rd C पे डायग्नोज हुआ था। शी कांट डू आलती पालती नहीं मार पाती थी। वो एक टांग को अपने ऊपर रख के ना, एक टांग नीचे रखती थी, एक टांग ऊपर रख के खाना खाती थी। अच्छा, हमने वो बहुत दिनों तक देखा नहीं। अब वो देखा नहीं क्योंकि शी इज अ वर्किंग लेडी, तो पता ही नहीं चला। और वो चीज बस धीरे धीरे वो 3rd C स्टेज तक पहुंच गई। एक्चुअली सबकी इतनी आजकल स्ट्रेस लाइफ भागम भाग, क्वेश्चन इतने सारे हैं कि आप मेरे पास कंफ्यूजन नहीं हो पाते। सो मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि आपको आपके शरीर की सुननी है। भगवान ने एक मैजिकल मशीन बनाई है जो ह्यूमन बॉडी है। आप सोच भी नहीं सकते कैसा, आप सोच सकते बिकॉज आप डॉक्टर हो, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमारा शरीर काम करता है ये आप सोच भी नहीं सकते। और वो मशीन और वो AI जो हम आज बातें करते हैं वो भगवान आज से कितने साल पहले बना के छोड़ चुके हैं। ठीक है, हमारा शरीर इनफ साइन और सिम्टम्स देता है, हमारा शरीर इनफ आवाज देता है, वो हमारे सुनने की जरूरत है। मैंने आपको पहले बताया था कि एबनॉर्मल सेल्स के जंक्शन को के उसको हम कैंसर बोलते हैं। अब ये एबनॉर्मल सेल्स कोई तकलीफ नहीं। एबनॉर्मल सेल्स अगर एक गुच्छा बन के हो तो इसको हम बोलते हैं एक लंप बन गया या गांठ बन गई। यही गांठ जब आपके ब्रेस्ट में हो जाती है, स्तन में हो जाती है, हम उसको ब्रेस्ट कैंसर बोल देते हैं। यही गांठ जब आपके लिवर में हो जाती है तो छूने से नहीं पता चलेगा लिवर, और जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तब दिखेगा। यही अगर आपकी किडनी में हो जाएगा तब आपको किडनी में गांठ दिखेगी। ठीक है, बट ये गांठ दिखेगी तब जब आप एक कोई टेस्ट कराओगे, और वो टेस्ट तब कराओगे जब आप तकलीफ में होंगे। रूटीन टेस्ट हमारे यहाँ लोग नहीं कराते और ना ही हम एडवोकेट करते हैं, परंतु जब आपको तकलीफ हो तब तो आप जाके टेस्ट कराओगे। सुनने का शरीर का मतलब है कि जब आपका शरीर कह रहा है कि मैं तकलीफ में हूं, जब आपका शरीर कह रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है, एटलीस्ट तब तो जाके टेस्ट कराइए। हमारे पास पेशेंट आते हैं, छाती में 6 सेंटीमीटर की गांठ हो गई है, कहते हमें पता ही नहीं चला क्योंकि दर्द नहीं हो रहा था। हम कहते आप छू तो रहे हो अपने शरीर को, कभी तो वो 2 सेंटीमीटर की रही होगी, कभी तो वो 4 सेंटीमीटर की रही होगी। हमने तब उसको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि हमने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा। क्या हम रोज नहा नहीं रहे थे? क्या हम अपने आप को टटोल नहीं रहे थे? क्या हम रोज कपड़े नहीं पहन रहे थे? बट हमने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि वो बीमारी हो सकती है। सो इसी के लिए आप और हम जो बात कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशन होना जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि ऐसी भी बीमारी हो सकती है, और ये कन्वर्सेशन सिर्फ आपके मेरे लिए और जनता के लिए जरूरी नहीं है, इवन एजुकेटेड लोगों के लिए भी जरूरी है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उनको ये समझना है कि भाई, और हम लोग ये नहीं कहते हमें सब कुछ पता है, राइट, ठीक है, बट जब गांठ दिख रही है, फील हो रही है, तब तो उसको टेस्ट कराना जरूरी है, तब तो उसको ना टाले। और तब अगर कोई डॉक्टर बोले तब हम उस डॉक्टर को संदेह की निगाह से ना देखे और बोले कि हाँ भाई हम ये करा लेंगे, बिकॉज ये भी बहुत कॉमन है कि कोई डॉक्टर टेस्ट बता दे तो वो नहीं कराया ये बहुत सारे। इसीलिए मेरी तरफ से आई थिंक जो छोटी बात यही है कि आपको आपके शरीर की सुननी है। कोई भी एबनॉर्मल गांठ हो वो बीमारी का संकेत हो सकता है। कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अब जब ये गांठ बनती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, अगर वो आपके स्टमक में गांठ है, ठीक है, तो छूने से नहीं पता चलेगी, बट अगर उसमें ब्लीडिंग होगी तो वो एबनॉर्मल आपकी उल्टी में निकलेगी ब्लीडिंग। अगर आपके फेफड़ों में गांठ है और उसमें से ब्लीडिंग, उसमें जख्म बनता है, वो आपकी खांसी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी। यही गांठ अगर आपके पेशाब की थैली में है तो आपकी यूरिन में ब्लीडिंग होगी। यही गांठ अगर आपके बच्चेदानी में है तो आपको एबनॉर्मल पीरियड्स होंगे, और यही गांठ आपके लेटरिन के रास्ते में, तो वहां पे आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी। बट जब ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी तब आपको वेट नहीं करने की एक ही बार हुई है और मैं अगली बार होगी तब जाऊंगा, वो पहली बार में ही आपको जाके दिखाना है। भले ही डॉक्टर बोल दे नॉर्मल है, बट आपने अपना काम तो किया, आपने तो जाके उनको बताया कि ये है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि अपने शरीर की।
तो इसीलिए कोई भी एबनॉर्मल लंप, कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग और कोई भी एबनॉर्मल वुंड मतलब कोई भी ऐसी गांठ जो भर नहीं रही, लंबे समय से रह रही हो, कोई भी एबनॉर्मल तकलीफ जो आपको लग रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते से, हम सुनते हैं अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि 3 हफ्ते की खांसी टीबी होती है, हम भी बोलते हैं मोस्ट कॉमनली टीबी होती है, बट अगर उस खांसी में खून आ रहा है 3 हफ्ते के बाद भी नहीं ठीक हो रही है और साथ में आपको स्मोकिंग की बहुत हिस्ट्री है, क्यों नहीं हो सकता है कैंसर? और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डिसाइड करो आपको कैंसर है नहीं, आपको तो सिर्फ जाके आपके डॉक्टर को दिखाना है, वो आपको टेस्ट बताएंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि ये टीबी है या कैंसर है। तो एटलीस्ट इतनी जहमत तो आपको उठानी पड़ेगी कि अपने घर से उठ के एक डॉक्टर की क्लिनिक पे जाके उनको बताओगे, उनका ओपिनियन लोगे। और जरूरी नहीं है कि आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाओ, आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे यहाँ पे लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं हमारे यहाँ, बट आप ये मानो जो यूएस या वेस्टर्न सिस्टम है जहाँ पे ये फैमिली फिजिशियन नहीं होते, घर के आसपास डॉक्टर्स नहीं होते, वहां पे लोग हमसे ज्यादा परेशान है। वो उस सिस्टम में, एनएचएस में, यूके में वो अपॉइंटमेंट लेने में 2 महीने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पे फैमिली फिजिशियन अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, इनफैक्ट स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं कि आप उनके पास वॉक इन करके एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बट वो सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, घर पे आके कोई नहीं देखेगा। तो आपको जब लगे आप तकलीफ में हो, आप आपके साथ वालों को बताओ, घर वालों को बताओ, एंड देन आपको प्रायोरिटी वाइज उसको ऊपर लाके आप अपने आप को दिखवाइए डॉक्टर को। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर अर्ली डिटेक्शन। ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। देखिए, अपने शरीर की सुनिए, और दूसरा आपने जो पॉइंट बोला कि बाहर फैसिलिटीज बहुत लेट मिलती हैं, ये मैंने भी, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 2 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला उनके फादर, हमारे डेंटल में तो सर 6-6 महीने नहीं मिलता नहीं, और कैंसर के पेशेंट और उसकी वजह से उनका यहाँ पे स्टेजिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एक सर मैं पूछना चाहूंगी, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे आपने बात किया था कि मदर फादर को है, तो कुछ कैंसर्स में जैसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो वाले पेशेंट जैसे जिनके घर में इस टाइप की हिस्ट्री है, तो वो क्या ध्यान रखें और किस तरह से हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? पूरी तरह से तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर फिर भी उसके लिए या बहुत एग्रेसिव अप्रोच नहीं, नॉर्मली हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं उसका? किस एज से, मतलब हम लोग जैसे सपोज फीमेल है तो किस एज से एक एज फैक्टर होना चाहिए? सपोज किसी मदर को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बेटी अगर है तो वो किस एज पे देखना शुरू कर दे कि मम्मी को ये कैंसर था और मैं इस एज से देखना शुरू कर दूं, और बेटा है तो बेटा किस एज से, मतलब थोड़ा सा इस चीज के लिए स्पेसिफिक है। सो सबसे पहले हमें समझना है कि हर कैंसर जेनेटिक नहीं होता, राइट, ठीक है ना। मैं हेड एंड नेक कैंसर की बात करूं, हम मानते हैं कि तंबाकू के सेवन की वजह से, तंबाकू चबाने की वजह से मुंह का कैंसर होता है, और स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है, मोटा मोटा, ठीक है ना। अगर आपके पिताजी भी यही कर रहे हैं और आपके दादाजी भी यही कर रहे थे और उनको कैंसर दोनों को हो गया और आप भी यही कर रहे हो और आपको भी हो जाते, तो ये जेनेटिक नहीं माना जाएगा, ये आदत से रिलेटेड है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आके ये बताता है कि मेरे पिताजी को भी बीमारी थी, तो हम ये नहीं पूछते कि उनको किस स्टेज की बीमारी थी, हम पूछते कि उनको कौन सी बीमारी थी, बिकॉज सारे कैंसर लिंक नहीं, मोस्ट ऑफ द कैंसर हैबिट रिलेटेड कैंसर है। इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर, ठीक है, बट वो जेनेटिक नहीं है, वो आदत की वजह से। तो अगर आपके पिताजी को भी हेड एंड नेक कैंसर था और वो तंबाकू खाते थे और आप भी खाते और आपको भी हो जाएगा, तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि आपके पिताजी को था, बट वो इसीलिए है बिकॉज आप तंबाकू खाते हैं। बट जेनेटिक्स कहाँ रोल प्ले करते हैं? जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, यानी स्तन के कैंसर में। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवेरियन कैंसर में, ओवेरियन यानी अंडेदानी का कैंसर जो फीमेल्स में होता है, और जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोलोन कैंसर, कोलोन मतलब आंत का कैंसर, चाहे वो पुरुषों में हो या फीमेल्स में हो। पर ये भी मोटा मोटा 5 से 10% केसेस ही हम जेनेटिक मानते हैं, यानी अगर आप 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट लोगे, उसमें सिर्फ 5 से 7% ऐसे पेशेंट्स होंगे जो जेनेटिकली लिंक कैंसर होंगे, या जिनकी मदर को या उनकी दादी को या नानी को ये हिस्ट्री मिली। तो इसीलिए अब हम कोई जेनेटिक कैंसर कब हम किसी कैंसर को जेनेटिक तब मानते हैं जब हमारे पास कोई बहुत ही यंग एज में पेशेंट है। सो अगर मेरे पास कोई 25-30 साल की लेडी आती है, या मेरे पास कोई 25-30 साल का लड़का आता है जो कहता है कि उसको लेटरिन में ब्लीडिंग हो रही है और उसको गांठ है, तब मेरे को माथा ठनकता है कि भैया ये कहीं फैमिली रिलेटेड कैंसर तो नहीं है, जेनेटिक रिलेटेड कैंसर तो नहीं है, और तब हम उनकी हिस्ट्री ज्यादा लेना चाहते
जेनेटिक कैंसर या फैमिली हिस्ट्री हर पेशेंट में ली जाती है, बट जैसे ही जो आपका सवाल था कि किस एज पे पूछना चाहिए, कोई भी यंग पेशेंट होता है लेस देन 40, हमारा पहला दिमाग घूमता है क्या ये फैमिली रिलेटेड तो नहीं, इसीलिए हम उनकी फैमिली हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सो अगर कोई यंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, अगर कोई ओवेरियन कैंसर का पेशेंट है, अगर कोई कोलोन कैंसर का पेशेंट है यंग एज में, यंग एज 40 एंड बिलो, या अगर वो कोई हमें सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री मतलब कि उनकी मदर को, उनकी मदर की साइड को, मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं है फादर की साइड पे उन फादर की दादी को मतलब फादर की मदर को या फादर की बहन को रहा हो, तब हम उस पर बहुत तवज्जो देते हैं कि वो रिलेटेड है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक कट ऑफ नहीं मिल सकता है कि हम इस एज से पहले जेनेटिक बोलेंगे, इसके बाद हम एक्वायर्ड, बट मोटा मोटा ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूं तो 45 के बियॉन्ड हम बोलते हैं कि यूजुअली वो एक्वायर्ड कैंसर होते हैं, और हम कहते हैं कि उनका हर साल मैमोग्राफी होना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए। बट अगर हमें कोई पेशेंट मिले जिसको 45 पे रहा हो, तो हम, और हमें लगे वो जेनेटिकली लिंक्ड है, तो हम उनके बच्चे का यानी उनकी डॉटर को हम बोलते हैं कि उससे 10 साल पहले यानी 35 साल की उम्र पे आप आपका टेस्टिंग शुरू करा लीजिए कि वो आपको नहीं हो रहा है। सिमिलरली कोलोन कैंसर की अगर हम बात करें तो कोलोन कैंसर में भी ऐसे ही होता है कि जिस एज पे आपके फादर को डेट करो उससे 10 साल पहले की एज से आप उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट ये रिजिड गाइडलाइंस नहीं है, ये बहुत मोटी मोटी गाइडलाइंस है। हमेशा एक डॉक्टर को कंसल्ट करके जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए, और अगर वो पॉजिटिव आए तब उसके करेक्टिव मेजर्स। जो अभी आजकल पिछले 10 साल के अंदर अगर हम लोग देखें तो 10 साल में क्या कैंसर के अंदर आपको क्या लग रहा है पेशेंट्स देख के कि पैटर्न क्या चेंज हो रहा है एक, और सबसे कॉमनेस्ट कैंसर के लिए हम लोग अगर बात करेंगे तो वो कैसे रहेगा? सो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन पहले लेता हूँ, कॉमनेस्ट कैंसर कौन से है। सो जो हम आजकल ओपीडीज में देखते हैं या जो हम डेटा पढ़ते हैं, सबसे कॉमन लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर सबसे कॉमन है, टू द एक्सटेंट कि ये माना जाता है कि 25% ऑफ कैंसर पूरे इंडिया के ब्रेस्ट कैंसर है। यानी अगर आप कॉमनेस्ट कैंसर इंडिया वाइड बात करो तो भी वो ब्रेस्ट कैंसर है, फीमेल्स में तो कॉमनेस्ट कैंसर है ही ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये फीमेल्स का। अगर यही हम पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में, मेल्स में हेड एंड नेक यानी टोबैको रिलेटेड, और टोबैको जो हम चबाते हैं उससे रिलेटेड कैंसर सबसे कॉमन है इंडिया वाइड, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है नॉर्थ इंडिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। सेकंड कॉमन कैंसर अमंगस्ट मेल यानी पुरुषों के अंदर इज लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर, और समहाउ अनफॉर्चुनेटली ये भी स्मोकिंग और पोल्यूशन से। तो ये हमारे 4 मोटे मोटे कैंसर है जिसमें हम एक्चुअली में 60 to 75% कैंसर्स पूरे इंडिया के कवर कर लेते हैं। लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, और पुरुषों के अंदर हेड एंड नेक और लंग कैंसर। पिछले 10 सालों में हमने 2 मेजर चेंजेस देखे। एक हमने देखा है कि पहले जब हम एक्चुअली में हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ काम कर रहे थे तो हमें ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन दिखता है एंड इट यूज्ड टू बी द कॉमनेस्ट कैंसर। बट 10 साल के अंदर जब से जागरूकता जागी है, जब से कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, तब से सर्वाइकल कैंसर सेकंड नंबर पे आ गया है और ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट नंबर पे आ गया है। सो दैट इज द बिगेस्ट चेंज दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 10 years की जो एक्चुअल में हम पढ़ते थे कि आप प्रिवेंट कर सकते हो, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर पा रहे हो और ब्रेस्ट कैंसर बढ़। तो दैट इज द वन मेजर चेंज। सेकंड चेंज जो हमने देखा है वो हमने ये देखा है कि जो पेशेंट्स हमें पहले एडवांस स्टेज में हमारे पास आते थे, अब वो नंबर कम हो गया और अब पेशेंट्स थोड़े अर्ली डिटेक्ट होके भी आ रहे हैं, जल्दी पकड़ाई में आ रहे हैं, जल्दी एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच रहे और जल्दी ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ हमारे पास ये पेशेंट्स भी बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं जो आसपास के शहरों में कुछ ट्रीटमेंट ले लेते हैं और फिर हमारे पास आते हैं, बिकॉज दिल्ली के बाहर भी अब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज शुरू हो गई है। सो जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी अब अच्छा होने लग गया और उससे ट्रीटेड पेशेंट भी अब हमारे पास आ रहे। सो ये 2 मेजर मोटे मोटे चेंजेस है जो हमने कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर पेशेंट्स में देखे ओवर द लास्ट 10 years। मींस अर्ली डिटेक्शन है और जल्दी ट्रीटमेंट मिल रहा है पेशेंट को।
डेफिनेटली। अच्छा, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जैसे आपने बोला कि बढ़ रहा है वो ट्रेंड, तो उसके लिए फीमेल्स क्या कर सकती है, या हम लोग उनको क्या गाइड कर सकते हैं कि आप क्या ध्यान रखें जिससे अर्ली डिटेक्शन हो जाए, और प्रिवेंशन के लिए वो लोग क्या देख सकते हैं, मतलब क्यों ये इंक्रीज हो रहा है इंडिया में? सो जैसे हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि तंबाकू के सेवन से हमें फेफड़े का कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके करने या ना करने से आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं। कहने का मतलब है कि कोई एक सिंपल चीज नहीं है जो आप करोगे या नहीं करोगे उससे आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगी। यानी ब्रेस्ट कैंसर का कोई एक सिंगल कॉज नहीं है, बट बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम इसको ये नहीं बोलते कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट हम कहते हैं कि इन वजहों से आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। यानी ये रिस्क फैक्टर्स है, नॉट कॉजेटिव एजेंट्स। और ये कौन से रिस्क फैक्टर्स है? अब ये रिस्क फैक्टर सुनना और आप खुद सोचना कि हम इसमें से क्या बदलाव ला सकते हैं या हम क्या चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बच्चा नहीं होता, यानी आप नली पैरिटी होते हो, या आप कंसीव नहीं कर पाते हो, या आपका बच्चा 30 इयर्स की एज के बाद होता है, दोज पेशेंट्स आर एट मोर रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। अगर आपको पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू होते हैं, यानी जिस एज में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होता है वो 10-11 में होता है, या वो बहुत लेट खत्म होता है यानी 50, 51, 52 पे खत्म होता है, तब आप ज्यादा रिस्क हो ब्रेस्ट कैंसर होने। यदि आपको ओबेसिटी है यानी मोटापा है, तब आपको ज्यादा रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने में। यदि आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तब आपका ज्यादा रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। अगर आपने बहुत ज्यादा हार्मोन सप्लीमेंट्स लिए हुए, अब वो सप्लीमेंट्स या तो बच्चा रोकने के लिए या करने के लिए लिया हुआ है, या आपकी साइकिल में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हुई है, आपने बहुत सारा, आपको इरेगुलर पीरियड्स होते थे और आपको हार्मोनल दवाइयों का बहुत ज्यादा सेवन करना पड़ गया है, उन केसेस में भी हमें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा मिलता है। अब आप इन सारी चीजों में से देखो, आप इसमें से क्या चीज कंट्रोल करते हो? क्या आप कंट्रोल करते हो कि आपको पीरियड्स कब आने शुरू होते हैं? क्या आप कंट्रोल करते हो आपको पीरियड्स कब आने बंद होते हैं? आप नहीं करते। आप सिर्फ कंट्रोल करते हो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ। और जो हम आजकल देख रहे हैं, फीमेल्स दे आर मोर एंड मोर प्रोफेशनली ड्रिवन, वो और ज्यादा प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेंड ऐसा हो गया है कि वो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो होता ही 30 के बाद। ठीक है, विद इन डॉक्टर्स तो ये बहुत कॉमन है कि हमारा फर्स्ट चाइल्ड होता ही 30-32 पर है जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। सो ये एक अनफॉर्चुनेट चेंज है जो हमारी लाइफस्टाइल में क्रीप अप कर गया है, और ये किसी की वजह से नहीं हुआ है। किसी ने बोला नहीं आप बच्चा 30 साल के बाद करो, किसी ने बोला नहीं कि आपका पीरियड 51-52 तक हो, बट ये हो गया, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट प्रोबेबली करना मुश्किल है, बट उसको डिटेक्ट करना आसान है। और जितना जल्दी आप डिटेक्ट कर लोगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा, उतना छोटा ट्रीटमेंट होगा, उतना सस्ता ट्रीटमेंट होगा, और उतना चांसेस बीमारी के आने के कम होते हैं। सो अगर हम सोचे कि हम ब्रेस्ट कैंसर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर और हेल्दी लाइफस्टाइल, मेंटेनिंग बॉडी वेट, अवॉइडिंग एक्सेसिव स्ट्रेस, बिकॉज अगेन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस दैट, ठीक है, ये सब चीजें करके, एंड हैविंग अ हेल्दी फैमिली। हेल्दी फैमिली में आपके बच्चे, आपके पति, आपके सास ससुर भी आते हैं, ठीक है, तभी ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी और तभी आप शायद ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो। और फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, उसको अर्ली डिटेक्ट करो ताकि आप उसका छोटा इलाज कर सको, अच्छा इलाज कर सको, सस्ता इलाज कर सको। तो दैट इज वेरी। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में क्या उन्हें ध्यान रखें? सो अगेन ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सिंपल चीजें हैं। ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के बाहर, वो ऐसा ऑर्गन है जो हमारी अप्रोच में, हम उसको हाथ से छू सकते हैं, हम हाथ से उसे दबा सकते हैं। तो इसीलिए दो बहुत सिंपल रूल्स है। आफ्टर द एज ऑफ 45 यानी 45 के बाद एवरी फीमेल शुड गेट अ ईयरली मैमोग्राफी। मैमोग्राफी बेसिकली एक स्तन का एक्सरे होता है जिसमें 2 व्यू में स्तन का फोटो लिया जाता है, जिसको हम एक्सरे बोलते हैं, और उसमें हमें कोई छोटा गांठ दिखने की संभावना होती है। आइडियली किताबों के हिसाब से ये साल में एक बार कराना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 45। कोई नहीं कराता है, मेरी माँ ने नहीं कराया है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए। इससे भी आसान आप क्या कर सकते हो, आप रोज नहाते हो, अगर आप महीने में एक बार
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सको, यानी शीशे के सामने खड़े होके नहाने के बाद अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सको, तो आप कोई भी लंप जो 1-1.5-2 सेंटीमीटर का हो गया उसको आप अपने आप पकड़ पाओ। एंड दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें कोई पैसा नहीं लगना, इसमें आपको किसी के पास नहीं आना, इसमें आपको खुद अपने आप को एग्जामिन करना है, और इसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सो आइडियली आफ्टर द एज ऑफ 45 एवरी फीमेल, हर औरत को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार करना चाहिए। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं, हजारों वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप खुद सीख सकते हो एंड यू कैन डू दैट फॉर योरसेल्फ। साल में एक बार आप मैमोग्राफी करा सकते हो, साल में एक बार नहीं कराओ, 2 साल में एक बार करा लो, बट जरूर करा लीजिए ताकि आप उसको डिटेक्ट। सो इन 2 तरीकों से आप बीमारी को जल्दी पकड़ सकते। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और ब्रेस्ट कैंसर में जहाँ तक मुझे पता है कि अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो ये टोटली क्यूरेबल है। तो इस पे थोड़ा सा सर डिटेल बताएंगे कि जैसे अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो इसका क्या रिजल्ट रहता है, और जो लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं उनमें क्या दिक्कत आती है? सो अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करूं तो हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 होता है जब वो बीमारी छोटी होती है, 2 सेंटीमीटर से छोटी रहती है और ब्रेस्ट तक ही सीमित है। अगर स्टेज बढ़ जाता है, यानी बीमारी का साइज बढ़ जाता है या बगल की गांठों में पहुंच जाता है, जिसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, तब वो हम लोकली एडवांस या स्टेज 2 या 3 मानते हैं। परंतु अगर बीमारी एक ऑर्गन से ज्यादा में फैल गई, यानी आपके ब्रेस्ट में बीमारी शुरू हुई थी बट अब वो आपके फेफड़ों में, आपके लिवर में या आपकी हड्डी में या ब्रेन में आ रही थी, तब हम उसको स्टेज 4 बोलते हैं, यानी वो बीमारी एक से ज्यादा ऑर्गन में फैल चुकी है। और इसी के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड। मोटा अगर छोटा बीमारी होगा तो आपका ट्रीटमेंट छोटा होगा, सिर्फ शायद आप एक सर्जरी करके आप बीमारी को खत्म कर सकते। बट जैसे ही आपका स्टेज बढ़ जाता है या आपको बीमारी का टाइप खराब हो जाता है, आपको उसमें कीमोथेरेपी का यूज करना पड़ता है या रेडिएशन का यूज करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ता जाएगा आपका इलाज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका इलाज बढ़ता जाएगा उससे रिलेटेड इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, जिसको हम साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। तो कीमो के अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेडिएशन के अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर्जरी की अपनी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे एंड उसी तरीके से ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता जाएगा। सर्जरी होती है 2 हफ्ते में आप फ्री हो जाते हो, टाके कट जाते हैं, यू आर फ्री। और यही कीमोथेरेपी होती है वो 3 से 4 महीना चलती है, किसी किसी केसेस में तो साल भर चलती है। इसी तरीके से जो खर्चा होता है स्टेज 1, 2 में कम होता है, जो कि आपका ट्रीटमेंट कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेसर ड्यूरेशन का हो जाता है। बट जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट बढ़ता जाता है आपका खर्चा बढ़ता जाता है। सो सिंपल डिक्टम है, अर्ली स्टेज लेस ट्रीटमेंट, लेस कॉस्टली ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट, लेसर साइड इफेक्ट्स, लॉन्गर सर्वाइवल। आप पूरा ट्रीटमेंट लेके लंबा जियो, ठीक है। सो दैट इज द बेसिस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन एनी कैंसर। हमने ब्रेस्ट का एग्जांपल लिया, बट दिस इज द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट इन एनी कैंसर। अच्छा सर, डायग्नोसिस में अगर बात करेंगे, जैसे बायोप्सी, सारे कैंसर्स में बायोप्सी कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे पेशेंट डरते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बायोप्सी जैसे उन्हें बताया कि टुकड़ा निकाला जाएगा, तो उन्हें लगता है, एक तो ये थोड़ा मिथ है कि फैल जाएगा, उन्हें लगता है जैसे ही हम कुछ कट करेंगे मुंह से तो ये स्प्रेड हो जाएगा। एक तो कैंसर सुनते ही वो डर जाते हैं, या हम कैंसर वर्ड तो नहीं बोलते, डाउटफुल लीजन है। तो बायोप्सी के बारे में आप थोड़ा सा उनको अवेयर करेंगे कि इससे क्या दिक्कत है और डायग्नोसिस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या इसके बिना भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं या इसके बाद ही हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं? सो आज की डेट में वो जमाना नहीं है कि हम बायोप्सी के बिना ट्रीटमेंट करें, क्योंकि बायोप्सी हमें सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए होती कि हमें ये पता करना है कि ये कैंसर है या नहीं। बायोप्सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके का कैंसर। बायोप्सी का बेसिकली मतलब है कि जो आपका बीमारी है आपने उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लिया है ताकि आप उसको माइक्रोस्कोप में देख सको, स्लाइड बना के, और आप ये पहचान सको कि ये कैंसर है या नहीं। अगर कैंसर है तो किस तरीके का कैंसर है, और अगर ये कैंसर है तो क्या हम उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आज की डेट में कैंसर का मतलब सिर्फ कैंसर नहीं रह गया। कैंसर का मतलब है, आप कह रहे हो मेरे को फल खाना है, बट कौन सा फल खाना है, यानी कौन सा कैंसर हुआ, ये जब तक वो बायोप्सी नहीं होगी आपको पता नहीं चल पाएगा। अब वो फल मीठा है या नहीं है, यानी वो कैंसर फैलने वाला है या नहीं फैलने वाला है, अगेन ही जब तक बायोप्सी नहीं होगी तब तक नहीं पता चल पाएगा। तो सिंपल आंसर यही है कि बिना बायोप्सी के ना आपको कैंसर डिटेक्ट होगा, ना आपको कंफर्म होगा, और ना ही उसका ट्रीटमेंट।
सिर्फ तरीका ये कि बायोप्सी करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो सेफ हो, यानी उस बायोप्सी की वजह से बीमारी ना ही फैले और ना ही उस बायोप्सी की वजह से ब्लीडिंग इतनी हो जाए कि आप उसका इलाज करने के लायक हैं। सो बायोप्सी करने का तरीका इतना सेफ होना चाहिए कि ना बीमारी फैले और ना उससे कोई कॉम्प्लिकेशन। सो दैट इज व्हाई biopsy should be done by a trained person. Biopsy should be done at a qualified center and biopsy should be done from the right place. अगर आपकी जगह बीमारी है और आपने गलत जगह से बायोप्सी कर दी और उसमें बीमारी नहीं आती, पेशेंट तो खुश हो जाते हैं कि मेरा बीमारी नहीं आया, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको बीमारी नहीं है। So that is why it is very important कि वो सही जगह से बायोप्सी हो ताकि वो सही डायग्नोसिस। That is the reason why biopsy is important. कुछ लोग मानते हैं कि बायोप्सी करने से बीमारी फैल जाती है, ऐसा नहीं होता। अगर सही तरीके से बायोप्सी की जाए, सही जगह से बायोप्सी की जाए तो बीमारी नहीं फैलती। और अगर ये मन में है भी बीमारी फैलती है तो आपको समझना पड़ेगा कि बायोप्सी करने से आप एक्चुअली में आप आपकी बीमारी को जल्दी पकड़ पा रहे हो ताकि आप उसका सही इलाज कर पाए। सो आज की डेट में बिना बायोप्सी के इलाज करना गलत भी है और उससे पेशेंट को फायदा भी नहीं। That is very अर्ली डिटेक्शन बायोप्सी से ही आएगा। एक पैट स्कैन भी आजकल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में, तो ये थोड़ा सा हम लोग बताएं लोगों को कि इससे क्या होता है, क्योंकि रेडिएशन से भी लोग डरते हैं कि स्कैनिंग क्यों करवाएं या टेस्ट का, जैसे आप हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि डॉक्टर ने कोई टेस्ट बताए तो लोग अपने आप डिसाइड करते हैं कि हम कराने जाएं या नहीं जाएं। तो डॉक्टर की एडवाइस कितनी माननी है और कितनी नहीं माननी और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं लोगों के। तो डॉक्टर की एडवाइस तो हमेशा माननी चाहिए, बट पेट स्कैन एक ऐसी मोडालिटी है जो पिछले 5 से 7 सालों में बहुत कॉमन चर्चा में है और बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है। पेट स्कैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेस्ट, 2 टेस्ट का कॉम्बिनेशन है, पेट स्कैन एंड सीटी स्कैन। सो इसलिए उसका पूरा नाम है पेट सीटी स्कैन। इट इज नॉट जस्ट पेट स्कैन, जस्ट पेट प्लस सीटी, इसलिए उसका नाम है पेट सीटी स्कैन। नाउ सीटी स्कैन आई एम श्योर हम सब जानते हैं, कोविड के टाइम पे सबने सुना है सीटी स्कैन होता है। तो सीटी स्कैन क्या करता है, बेसिकली आप एक मशीन में जाते हो, ठीक है, विद इन 30-35 सेकेंड 1 मिनट वो आपका एक पिक्चर तैयार कर देता है जिसमें हमें क्रॉस सेक्शनली दिख जाता है। जैसे आप खीरे को काटते हो ना, गोलाई में काटो तो ऐसे हमें दिख जाता है कि यहाँ सूजन है, यहाँ नहीं है। तो वो एनाटॉमिकली डिफाइन कर देता है कि ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी। पेट, जब आप उसको पेट के साथ कंबाइन कर देते हो, पेट एक फंक्शनल इमेजिंग है। फंक्शनल इमेजिंग मतलब वो सिर्फ ये नहीं बताएगी सूजन है, वो ये भी बताएगी ये सूजन एबनॉर्मल है, वो ये भी बताएगी कि इस सूजन के अंदर हाइपर एक्टिविटी है, यानी जो मैं आपको कैंसर की ग्रोथ बता रहा था वो सेल्स कितने जल्दी ग्रो कर रहे हैं। वो उसमें कलर डाल देती है जिस कलर से हमें पता चल जाता है कि ये हिस्सा ज्यादा ग्रोथ वाला हिस्सा है और ये हिस्सा नॉर्मल हिस्सा है। तो पेट स्कैन हमें ये एडवांटेज देता है कि ना सिर्फ हमें ये पता चल जाता है कि ये सूजन है, बट ये बता देती है कि ये एबनॉर्मल सूजन है। और इस पे हमें और इम्पोर्टेंट दूसरा पेट का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पेट यूजुअली होल बॉडी होता है। होल बॉडी मतलब आप ऊपर मस्तिष्क से लेके पूरा घुटने तक एक ही बार में 10 मिनट के अंदर वो पूरा स्कैन कर सकते हो। तो इससे हमें एज स्टेज पता करने में बहुत आसानी होती है। हमें जल्दी पता चल जाता है कि कौन सी स्टेज की बीमारी है और एक ही टेस्ट में हमें मल्टीपल टेस्ट नहीं करने पड़ते, हम एक ही टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी स्टेज की बीमारी है। पर पेट स्कैन के अपने डिसएडवांटेज, पेट स्कैन का जैसे आपने बोला रेडिएशन बहुत लगता है, ठीक है। दूसरा, पेट स्कैन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर मैं खेल रहा हूँ, मेरे को खेलते खेलते चोट लग गई और मैंने पेट स्कैन कराया तो वो चोट वाला एरिया भी मेरे को कैंसर जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया में भी तो हाइपर एक्टिविटी हो रही है, वहां पे खून ज्यादा जा रहा है, वहां जख्म भर रहा है। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पेट स्कैन हो तो वो अच्छी जगह से हो और उसको पढ़ने वाला इंसान जो उसको रीड करके बता रहे कि ये बीमारी है या नहीं, या बीमारी का डाउट है नहीं, वो क्वालिफाइड जना हो ताकि वो हमें बता सके कि ये जो आपको दिख रहा है एबनॉर्मल एरिया, ये एक्चुअली में एबनॉर्मल है या नहीं। एंड इसी वजह से रूटीन पेट स्कैन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई चलता हुआ इंसान आए कि मैं जानना चाहता हूँ मेरी बॉडी में कैंसर है या नहीं, मैं एक पेट स्कैन करा लूं क्या? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उस पेशेंट को इस पेट स्कैन से मदद नहीं होगी। पेट स्कैन तभी होना चाहिए जब आपको बीमारी का डाउट हो या आपको बीमारी कंफर्म हो गई और आप स्टेज कंफर्म करना चाहते हो या आप ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स असेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कीमो दी, बीमारी कितनी छोटी हुई है उससे वो मैं जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को पेट स्कैन करना चाहिए। बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है
बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब? बहुत सारे पेरेंट्स अभी बच्चों कुछ भी बच्चे खाए, मेरा बच्चा भी खाता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ना खाए, चिप्स हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, बहुत सारी चीजें। तो उसपे आप पेरेंट्स के लिए क्या जो है सजेशन देंगे कि बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है? छोटे बच्चों में भी जो है, चाहे वो जेनेटिकली देखा जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से कैंसर भी देखा जा रहा है, तो क्या कोई भी ऐसी चीज जो हम लोग पेरेंट्स को सजेशन दे सके कि भाई ये चीज अगर नहीं करे तो शायद हम लोग बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके, छोटे बच्चों की बात? सो आई थिंक जो हमने 4 चीजें पहले डिस्कस करी थी हमारी हैबिट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो हमें हमारे बच्चों को डिसिप्लिन होना सिखाना। डिसिप्लिन होने का मतलब होता है ना सिर्फ बात मानना, ठीक है, बट अगर उन्होंने लाइफ में कोई डिसीजन लिया उसको फॉलो करना। हम सब बच्चों को सिखाते हैं तंबाकू नहीं लेना होता, सिगरेट नहीं पीना होता, स्मोकिंग गलत है, बट वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो ये भूल जाते हैं या वो इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। सो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उनको एक डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ में रखना है, विच इंक्लूड्स कंट्रोलिंग देयर जो उनका संगति है या जो उनकी कम्युनिटी है उस पर भी चेक रखना, वो गलत उसमें तो नहीं पड़े। बिकॉज आप नहीं स्मोकिंग करते बट उसके आसपास जो बच्चे हैं जिसके वो इन्फ्लुएंस में है, जो उसका पीयर ग्रुप है, उसमें क्या चल रहा है, अगर वो नहीं होगा तो आपको कभी नहीं पता, ठीक है। सो ये तंबाकू यानी स्मोकिंग, नॉन स्मोकलेस टोबैको यानी चीनी, जर्दा, गुटखा एंड एज वेल एज अल्कोहल, ये दोनों चीजें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा मैं फिजिकल एक्टिविटी पे जाता हूँ, प्रोसेस फूड तो बाद में आता है, बट अगर वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, कोई एक स्पोर्ट उठा रहे हैं या सिर्फ अगेन घर का काम कर रहे हैं, नीचे से जाके कुछ लेके आ रहे हैं, एक शॉप तक जाके वहां से मिल्क लेके आ रहे हैं, अगर इतना भी फिजिकल एक्टिविटी वो डेली में करेंगे, दिस विल बी गुड। सो अगेन एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ विगरस फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट आपके रेस्टिंग हार्ट रेट से 1.5 से 2 गुना है, तो हर चीज डिफाइंड है। दिन में 30 मिनट कुछ एक्टिविटी करना, और एक्टिविटी ऐसा नहीं कि बस घर में चल रही है, एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका हार्ट रेट रेस्टिंग हार्ट रेट से 1.5 से 2 गुना पहुंचना चाहिए उस आधे घंटे में। दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज अ विगरस एक्टिविटी। तो हमें उनके जीवन में ये अंदर घुसाना है। अब चाहे हमें उनको स्विमिंग के लिए ले जाना पड़े, चाहे हमें उन्हें धक्के मार के घर से बाहर भेजना पड़े, चाहे हमें उनको बोलना पड़े नीचे से दूध लेके आओ, नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे रहते नीचे गेट खोल के आओ, ये चीजें हमें उनको सीखना। एंड गुड ईटिंग हैबिट्स, प्रमोटिंग हेल्दी फूड, ठीक है। आपको समय निकाल के कुक करना पड़ेगा, आपको समय निकाल के उनको नेचुरल चीजें देनी पड़ेंगी। हर बार आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, हर बार आप उनकी बातों में नहीं आ सकते हो, हर बार आप उनको फ्रीडम नहीं दे सकते कि तुम्हें जो खाना है। उनको आपको सिखाना पड़ेगा कि आपको यही खाना है और यही चीजें आपके लिए न्यूट्रिशियस। तो ये 4 चीजें जब होंगी, दिस विल बी अ गुड अपब्रिंगिंग, नॉट जस्ट फॉर कैंसर बट और सारी चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब चीजों से नहीं बचते, आपको हार्ट डिजीज नहीं होते, तो ये सिर्फ कैंसर से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल से। जैसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, आप कह रहे थे कि जूस अगर आपके सामने है, कोल्ड ड्रिंक, तो आपको पता है क्या पीना है, क्या हेल्दी ऑप्शन है, तो आप खुद ही उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी सेम यही चीज है। It is only about discipline and the choices we make. अगर हम डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, तो हमें पता है कि सामने जूस और कोक रखा है, आपको उसको नहीं उठाना है और आपको सिर्फ जूस उठाना है, और ये चॉइस मैं लेता हूँ एज ए इंडिविजुअल। तब जरूरी नहीं है मेरे माँ बाप पास में बैठे कि मैं देखूं कि वो देख तो नहीं रहे, बट अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और मैंने सही चॉइसेस ली है तो मैं कोक को नहीं उठाऊंगा, मैं जूस को ही उठाऊंगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट है। ये कोई सिखा नहीं सकते, ये इनकलकेट होता है आपके अपब्रिंगिंग से, ये दिख जाता है, तो इसीलिए ये हमें बचपन से उनके अंदर डालना पड़ेगा। इट कैन नॉट कम अपने आप नहीं आएगा, या टैबलेट की फॉर्म में नहीं मिलेगा कि आपने डिसिप्लिन सिखा दिया, चॉइसेस सिखा दिया। दिस हैज टू कम एज अ अपब्रिंगिंग। हमने डिस्कस किया था कि रेडिएशन है, कीमो है, तो आजकल इम्यूनोथेरेपी भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब लोग सुन रहे हैं, तो उसका कितना रिजल्ट है और किस किस में कैंसर्स में वो यूज होता है और रिजल्ट्स कैसे हैं जैसे उसके? सो इम्यूनोथेरेपी एक नई चीज नहीं है, इसे एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट, पिछले 5 साल से बहुत एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है और बहुत ज्यादा कैंसर्स में आजकल यूज होने लग गई है। सो इम्यूनोथेरेपी भी कीमोथेरेपी की तरह एक सिस्टमिक थेरेपी, और सिस्टमिक थेरेपी का मतलब है ऐसी दवाई
जो या तो आपके नसों में दी जाए या आपके टैबलेट फॉर्म में खाया जाए और वो आपके पूरे सिस्टम में असर करे। तो सर्जरी एक लोकल थेरेपी है। ब्रेस्ट कैंसर है, मैंने ब्रेस्ट की सर्जरी करी, मैंने ब्रेस्ट हटा दी। मेरे को ब्रेन में कैंसर है, मैंने रेडिएशन दी, मैंने उसको खत्म कर दिया, बट उसका और किसी जगह असर नहीं होता। बट कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सिस्टमिक थेरेपी, मतलब आप उससे लोगे आपके पूरे शरीर में असर होगा और इसीलिए उसके साइड इफेक्ट्स भी रिलेटेड। So immunotherapy is a form of a systemic therapy, यानी वो पूरे सिस्टम में असर करती है। और वो कैसे काम करती है, वो आपकी इम्यूनिटी को मोटिवेट करती है। आपकी इम्यूनिटी को, मैं बढ़ाती शब्द नहीं यूज करना चाहता बिकॉज वो इम्यूनिटी को बढ़ाती नहीं है, बट वो आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है कि वो कैंसर के सेल्स को आइडेंटिफाई करे और उनके अगेंस्ट लड़ाई। दिस इज व्हाट इम्यूनोथेरेपी इज। एंड बिकॉज वो ये करती है, इस वजह से उसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं। इसीलिए वो एक टारगेटेड थेरेपी का हिस्सा है, जो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपके इम्यून सेल्स जानते हैं कि ये मेरे शरीर के सेल्फ सेल्स है और ये कैंसर के यानी एबनॉर्मल सेल्स है, तो आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर के नॉर्मल सेल्स को छोड़ देगी और आपके कैंसर के यानी जो फॉरेन सेल्स है, जो उसके लिए नए सेल्स है, उनको मारेगी। कीमोथेरेपी में ऐसा नहीं होता है। कीमोथेरेपी सारे सेल्स को मारती है, वो कैंसर के सेल को भी मारते हैं, नॉर्मल सेल को भी मारती है, इसलिए हमें साइड इफेक्ट देती है। इम्यूनोथेरेपी में ये एडवांटेज है कि वो सिर्फ एबनॉर्मल सेल्स को मारेगी, जिसके अगेंस्ट उसको काम करने के लिए दवाई बताती है। इसीलिए इम्यूनोथेरेपी में हमें साइड इफेक्ट्स कम मिलते हैं, इसीलिए इम्यूनोथेरेपी बेटर टॉलरेटेड। बट क्या हर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी होनी चाहिए? क्या हर टाइप ऑफ कैंसर में इम्यूनोथेरेपी होनी चाहिए और हर स्टेज में इम्यूनोथेरेपी होनी चाहिए? ये अभी भी डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे रिसर्च हो रही है। ओवर नेक्स्ट 5 years हमें जवाब मिल जाएगा। बट अभी भी फर्स्ट लाइन इम्यूनोथेरेपी, मतलब फर्स्ट लाइन मतलब हर कैंसर में शुरुआती इम्यूनोथेरेपी ऐसा नहीं अवेलेबल है। हर कैंसर में अभी भी बेसिक ट्रीटमेंट वही मिलता है, और अगर हमें लगता है कि वो बीमारी इस तरीके की या तो वो फास्ट ग्रोइंग है या वापस आने के चांसेस ज्यादा है, तब हम उसमें इम्यूनोथेरेपी ऐड कर देते हैं ताकि उसका रिस्पॉन्स बेटर है। और इसीलिए बायोप्सी जरूरी है, क्योंकि वो बताती है कि इम्यूनोथेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी। एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज लिंक्ड। हम अगर बायोप्सी नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि इम्यूनोथेरेपी काम करेगी नहीं करेगी, और हम इम्यूनोथेरेपी लेंगे। सर, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कितना रोल है? जैसे लोग बहुत आजकल कंफ्यूज रहते हैं कि हम कीमो ले, जैसे आपने बताया साइड इफेक्ट्स हैं, रेडिएशन के साइड इफेक्ट हैं, तो लोग कई बार डर जाते हैं, तो वो कई बार आयुर्वेदिक या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के डिफरेंट नेचुरल ऑप्शंस लेने लगते हैं। तो कितना रोल है और किस तरह से उसके रिजल्ट्स रहते हैं? सो नेचुरल थेरेपी एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। अब प्योरेस्ट मतलब जो लोग बिल्कुल ही इसमें विश्वास रखते हैं, ठीक है, दे वाउच फॉर इट, वो इसकी कस्में खाते कि हमने इसको इससे ठीक कर दिया था, इससे ठीक कर दिया था। हम लोग जो साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ या एलोपैथी जिसको हम बोलते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो वी लुक एट एविडेंस मतलब मैंने 100 पेशेंट इससे इस दवाई को दिए, उससे कितने पेशेंट ठीक हुए। अगर ज्यादा पेशेंट ठीक हुए तो ये दवाई ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू दूसरी। तो इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। नाउ नेचुरल थेरेपीज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजों से बनी होती है जो या तो आपके नॉर्मल शरीर का हिस्सा होती है या नॉर्मल नेचुरली अवेलेबल होती है, इसीलिए उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। इसीलिए लोगों की उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि किसी को फायदा मिले ना मिले, साइड इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो वो उस दवाई के खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसमें अगर इफेक्टिविटी ज्यादा है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े से ज्यादा है, और इस इफेक्टिविटी के चक्कर में हम उन साइड इफेक्ट्स को अपना लेते हैं, और इसी वजह से कुछ पेशेंट्स इससे डरते। इसी डर की वजह से वो एलोपैथी को छोड़ के नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहते हैं। और नेचुरोपैथी में आयुर्वेद, होम्योपैथी, आपका यूनानी, ये सब मेडिसिन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, हम नहीं बोल रहे गलत है, बट जब आपके पास इससे बेटर इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए एज कंपेयर टू नेचुरोपैथी। हाँ, एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि हमारी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं काम कर रही है, या हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट इतनी खराब हालत में कि वो हमारे साइड इफेक्ट नहीं झेल पाएगा, तब पेशेंट्स अगर वो चूज करे तो इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बट वो चॉइस कॉस्ट ऑफ एलोपैथी पे नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब अगर कोई एलोपैथिक छोड़ के नेचुरोपैथी को चूज कर रहे हैं, चाहे वो कॉस्ट के चक्कर में, चाहे वो साइड इफेक्ट के चक्कर में, चाहे वो फियर में, डर में, वो कर। तो इसीलिए अगर आप ये डिसीजन डर की वजह से ले रहे हो, टॉक टू योर डॉक्टर।
बाकी लोगों से पूछो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि डर यानी चिंता से ज्यादा बड़ी है। अगर आप सोचते रहोगे, डरते रहोगे, चाहे आप कैंसर हो, चाहे कैंसर का ट्रीटमेंट हो, चाहे बायोप्सी हो, आप उस चिंता से मर जाओगे रादर देन उसके रिजल्ट्स। तो इसीलिए चिंता से बड़ी है। तो उसके बारे में अगर डर है, टॉक इट आउट, टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स, टॉक टू मल्टीपल डॉक्टर्स, टॉक टू मल्टीपल पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं, एंड देन यू कैन कम टू दिस। तो इसीलिए हम नेचुरोपैथी को कभी भी हम उसको ये नहीं बोलते गलत है, बट अगर वो एलोपैथी की कॉस्ट पे हो रही है देन जहाँ जरूरत है पेशेंट को एलोपैथी की, तो वहाँ पे वही कराना। और इसमें आप ऐड करना चाहेंगे, जैसे पेशेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं कैंसर डायग्नोसिस या कहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाएं, क्या कराएं, मतलब हायर सेंटर्स पे जाएं या कहाँ ट्रीटमेंट के लिए उन्हें रेफर करना चाहिए नॉर्मल फिजिशियंस को भी, डेंटिस्ट को भी। जैसे हमारे पास भी ओरल केयर के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो ताकि उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट मिले और उनको सही गाइडेंस मिले। सो कैंसर एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई सही और कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि कौन सा डॉक्टर सबसे अच्छा है और कौन गलत, ठीक है। इसका एक बहुत सिंपल रूल है कि हमारे कैंसर ट्रीटमेंट के 3 बेसिक पिलर है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। इस कीमोथेरेपी में इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों आ जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहां पर ये तीनों फैसिलिटी अवेलेबल, यानी कोई भी ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे कैंसर सर्जन मौजूद है, जहाँ पे कीमोथेरेपी देने वाले डॉक्टर मौजूद है और एक रेडिएशन थेरेपी की मशीन अवेलेबल है, सबसे पहला आपका क्राइटेरिया वही होना चाहिए कि हमें उस जगह पे जाना है जहाँ पे ये तीनों फैसिलिटी अवेलेबल। अगर तीनों फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो आपके लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में नीचे आना चाहिए, पहला। सेकंड, आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे इन तीनों स्पेशलिटी के अच्छे डॉक्टर, और अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है? अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बहुत सारे मरीज ठीक कर चुका होता है, ठीक है। वो नहीं जो बहुत ज्यादा एड्स में दिखता है, बट ऐसा डॉक्टर जो बहुत ज्यादा मरीज ठीक कर चुका होता है, ठीक है, जो क्वालिफाइड होता है, जो अच्छी जगह से ट्रेंड होता है एंड जिन्होंने मल्टीपल इयर्स इसमें दिए हो। सो हमें नेक्स्ट हमारा ये होता है कि कहाँ पे अच्छे डॉक्टर। एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां बार बार जा सके, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आप एक बार गए, ट्रीटमेंट करा के दवाई लेके आ गए। आपको उस जगह बार बार जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में भी जाना पड़ेगा, और वो जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए। राइट। तो अगर आप बहुत दूर का इलाज पकड़ लो और आपको वहां जाने में ही 4 घंटे लग जाए तो वो इलाज बहुत लंबा नहीं चल सकता। सो यू हैव टू चूज अ प्लेस व्हिच इज नियर टू यू, इजीली अप्रोचेबल, इजीली एक्सेसिबल। ऑब्वियसली इट शुड बी इन योर पॉकेट, आपके बजट में आनी चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, एंड तीनों फैसिलिटी यानी कीमोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये तीनों फैसिलिटी। एक मैं जो एकदम से क्वेश्चन बीच में आ गया, साइड इफेक्ट की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, डॉक्टर साहब भी पूछ रही थी आपसे, तो कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों में इम्यूनोथेरेपी शेयर अच्छी है, तो साइड इफेक्ट मेन पेशेंट्स क्या देखें कि भाई अल्टीमेटली क्या साइड इफेक्ट ज्यादा दिखता है कीमोथेरेपी में, और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? या तो कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी होनी है, अगर कीमोथेरेपी होगी तो कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। सो कीमोथेरेपी जैसे मैंने बताया, इट इज नथिंग बट दवाइयां जो हम नसों के द्वारा या टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स को मारते हैं। कैंसर के सेल्स हमारे रैपिडली ग्रोइंग होते हैं, मैंने बताया, जो फास्ट ग्रो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज रैपिडली ग्रोइंग सेल्स सिर्फ कैंसर के नहीं होते, शरीर में और भी रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं। इसीलिए जब वो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स को मारता है तो वो ना सिर्फ कैंसर के सेल को मारता है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को भी मारता है। अब रैपिडली ग्रोइंग सेल्स कौन से होते हैं हमारे शरीर में? सोचो, सबसे कॉमन बाल होते हैं। जितनी जल्दी बाल बढ़ता है उतना कुछ नहीं बढ़ता, आपको महीने में, हर 2 महीने में कटिंग कराना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेयर लॉस होता है, क्यों? क्योंकि वो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स को मार रहे हैं। राइट। तो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स क्या है? हमारे बाल, ठीक है। ऐसे ही हमारी आंत के अंदर जो लाइनिंग होती है, ठीक है, जहाँ एसिड बनता है, जहाँ वो बनता है, वो रैपिडली ग्रोइंग होता है। इसीलिए जब वो मरते हैं हमें डायरिया होता है बहुत कॉमनली, क्योंकि कीमो के पेशेंट बहुत कॉमनली आते हैं कि उनको डायरिया हो रहा है, ठीक है।
कुछ पेशेंट्स के नाखून काले हो जाते हैं बिकॉज अगेन दीज आर रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, ठीक है। और ऐसे ही बिकॉज वो हमारे नॉर्मल सेल्स को भी मारता है, ठीक है, तो हमें कॉमन सिम्टम जैसे भूख ना लगना, ठीक है, बदन दर्द होना, बदन टूटा टूटा लगना, ठीक है, ये हमें कॉमन इफेक्ट्स, ठीक है। बहुत पेशेंट्स एक कॉमन इफेक्ट साइड इफेक्ट के साथ आते हैं उल्टी, नोजिया, ठीक है, अगेन ये चीज ओनली बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ सेल्स होता है। तो ये हमारे बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हर मरीज के बाल गिरते हैं। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने तो कीमोथेरेपी ली, मेरे बाल नहीं झड़े, तो इसका मतलब क्या मेरे को कीमोथेरेपी इफेक्टिव नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट के बाल झड़े, वो डिपेंड कर सकते हैं उनको किन टाइप की कीमोथेरेपी मिली है, वो डिपेंड कर सकते हैं उनका बीमारी किस तरीके थी। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि अगर आपके बाल झड़े तो आपकी कीमोथेरेपी इफेक्टिव नहीं है। हम मानते हैं मोटा मोटा 75 से 80% पेशेंट्स के बाल झड़ते हैं। अब आप वो 20% में आते हो या वो 80% में आते हो, तो जब तक दवाई आपको लगेगी नहीं आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल कि ये एक साइड इफेक्ट, ये कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, साइड इफेक्ट है। जब दवाई खत्म होगी ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सो दैट इज द वे। रोबोटिक्स का कितना रोल है इसमें, जैसे कैंसर में रोबोटिक्स का? जैसे मैंने आपको बताया कि कीमोथेरेपी में पिछले 5 साल में इम्यूनोथेरेपी आ गई है, ऐसे कैंसर सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी बहुत आजकल दिख रही है, सुन रहे हैं, यूज हो रही है। सो बेसिकली रोबोटिक सर्जरी क्या करती है? रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं है कि रोबोट अपने आप सर्जरी करता है, उस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक सर्जन होता है जो पहले वही सर्जरी चीरफाड़ करके दूरबीन से करता था और अब रोबोट की मदद से करता है। रोबोट एक मास्टर और स्लेव कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, यानी मैं मास्टर हूं और रोबोट मेरा स्लेव है। रोबोट के पास अपना दिमाग नहीं है, उसके अंदर एआई नहीं है, वो अपने आप टाका नहीं लगा सकता। उसको मैं बताता हूँ कैसे टाका लगाना है, और इनफैक्ट मैं अपने हाथ से टाका लगा रहा हूँ तो तभी रोबोट मेरी मूवमेंट्स को मिमिक करके वो कर सकते हैं। बट रोबोट का एडवांटेज क्या होता है? जहां मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते, बिकॉज रोबोट के आर्म्स, रोबोटिक आर्म्स जो पतले होते हैं, बारीक होते हैं और कैसे भी टेढ़े मेढ़े घूम सकते हैं, इसलिए वो रोबोट ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता है, या सिर्फ मेरा हाथ पहुंचेगा, मेरी नजर नहीं पहुंचेगी। यानी मेरे को बोथ विजन और मूवमेंट रोबोट की वजह से मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मैं अगर आपके उसमें बताऊं, अगर हम पीछे फैरिंग्स में काम कर रहे हो तो आपको दिख नहीं सकता है, आप सिर्फ उंगली से आप फील कर सकते हो। आप आपका 70 डिग्री मिरर देख के उसके अंदर देखते हो और फिर आप एक मिरर इमेज में काम कर रहे हो, इनडायरेक्ट काम कर रहे हो। इसमें हमें कैमरा भी पहुंच जाता है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स भी पहुंच जाते हैं और मैं बहुत आसानी से वो काम कर सकता हूँ जो शायद मैं बेयर हैंड से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, रोबोट की सर्जरी बहुत प्रिसाइज सर्जरी है। क्यों प्रिसाइज होती है? क्योंकि उसका जो ग्रिप होता है वो बहुत छोटा होता है। मैं अगर पकड़ूंगा भी तो मैं इतना मोटा पकड़ूंगा जितना मेरा फिंगर्स का थिकनेस है, या मैं कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ूंगा। रोबोट की ग्रिप बहुत ही ज्यादा फाइन होती है, तो इस वजह से वो बहुत महीन डिसेक्शन यानी बहुत प्रिसाइज डिसेक्शन कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेट डिसेक्शन कर सकता है। उसमें विजन जो होता है वो 10 गुना होता है। इस वजह से मैं बहुत पास जाके बहुत अच्छे से उसको डिसेक्ट कर सकता हूँ, उसके पास खून की नस को बचा सकता हूँ, कोई और वाइटल ऑर्गनों में उसको बचा सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ब्लीडिंग कम होती है, दर्द कम होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में कम रुकना पड़ता है, रिकवरी अच्छी होती है, वो घर जल्दी जाता है। सो ये बेसिक एडवांटेजेस है रोबोटिक सर्जरी के ओवर सर्जरी। और हमें कैंसर सर्जरी में एडवांटेजेस ज्यादा दिखते हैं बिकॉज हमारा ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी पे नहीं खत्म होता, हमें उसी पेशेंट का बाद में कीमोथेरेपी भी करना पड़ता है, रेडियोथेरेपी भी करना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट सर्जरी से जल्दी ठीक हो, ताकि मैं उसको बाकी ट्रीटमेंट दे सकूं, ताकि बीमारी वापस नहीं आए। दैट इज व्हाई रोबोटिक सर्जरी इज सो इंपॉर्टेंट इन कैंसर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ओरल कैंसर से रिलेटेड है। जैसे टॉप कॉमनेस्ट है आजकल ओरल कैंसर, टैबैको आपने बताया हैबिट है, पर कई बार जैसे एज अ डेंटिस्ट मैं देखती हूँ शार्प कस्ट भी लोगों में रहता है और लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। और कई बार विदाउट हैबिट भी कई पेशेंट में नोटिस किया गया है। तो इसमें आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे कि ओरल कैंसर जैसे कई बार एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है, लोगों को पता ही नहीं चलता, तो कुछ लंप सा फील होता है, कई बार उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लिम्फ नोड्स पे, जब चला जाता है तब उनको पता चलता है, या लेट आते हैं वो हमारे पास, तो क्या वो इसमें देखें सिम्टम्स, क्या नोटिस करें अपना ओरल कैविटी में, और क्या उनके लिए एक मैसेज होना चाहिए जिससे वो जल्दी डिटेक्शन भी कर पाए? सो
ओरल कैविटी के कैंसर्स की अगेन जैसे ब्रेस्ट कैंसर एक अच्छी बात है कि आप अपना मुंह खुद इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आप आपका मुंह खुद देख सकते हो, आप आपके एक लोकल डेंटिस्ट को दिखा सकते हो, जरूरी नहीं आपको कैंसर सर्जन के आपके पास आना चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा जख्म हो जो बहुत समय से नहीं भर रहा हो, या जिस जख्म की वजह से वहां से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो, या अगर आपका दांत बेवजह लूज होके गिर जाए, उस केसेस में हमें एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए जो हमें ये बता सकते हैं कि बीमारी है। जरूरी नहीं है कि आप तंबाकू का सेवन कर रहे हो, जरूरी नहीं है आप अल्कोहल ले रहे हो, जरूरी नहीं है आप स्मोक कर रहे हो कि आपको कैंसर हो। कोई भी चीज जो आपको इरिटेट कर रही है, बार बार जख्म बना रही है, वो बीमारी पैदा कर सकती है। और उसमें बहुत सिंपल चीज है, टेढ़े मेढ़े दांत, पैने दांत, या फिर मिर्ची का बहुत ज्यादा सेवन। ये तीन चीजें, स्पाइसेस एंड शार्प टूथ, ये चीजें ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बिना वजह के भी, बिना तंबाकू के, बिना अल्कोहल के भी बीमारी बन सकती है। इसीलिए एक रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाना, डेंटल स्केलिंग करवाना और शार्प टूथ को ब्लंट कराना यानी उनको घिसवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आपका डेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकें। ना सिर्फ ये कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट है बट आपकी वेलबींग के लिए। सेकंड, जब वो डेंटिस्ट आपको देखते हैं तब वो अपने, अगेन जैसे मैंने आपको कहा, अपने मिरर से ऐसी ऐसी जगह देख पाते हैं जहाँ शायद हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस वक्त वो जब डेंटिस्ट देखे वो उस एरिया को पूरी तरीके से एग्जामिन करे। एंड एट द सेम टाइम अगर उनको शक लगता है, a trained dentist can take a biopsy from that side और वो प्रूव कर सकते हैं ये बीमारी है। So ये तीन स्टेप्स की वजह से आई थिंक डेंटल oral care physicians are very important in detecting and managing oral cancer. So I think every person बहुत important रोल प्ले करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो एक चेन है और वो चेन प्रोबेबली पेशेंट से शुरू होती है, पेशेंट पे खत्म होती है, बट हर कोई एक लिंक है। एज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन, एज अ ओरल केयर फिजिशियन आप उसको देखोगे, आप उसका डायग्नोसिस बनाओगे, आप उसको रेफर करोगे। एज अ कैंसर फिजिशियन मैं उसकी सर्जरी करूंगा, मैं उसको ट्रीटमेंट दूंगा, मेरे साथ मेरा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होगा जो कीमोथेरेपी देगा, रेडिएशन वाले होंगे जो रेडिएशन देंगे। और जब तक ये सारी चीजें पूरी क्लोज नहीं होगी तब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, और जब तक ये पेशेंट ठीक नहीं होगा हमारा जो कैंसर का वॉल्यूम है वो ऐसे का ऐसे ही बढ़ता है। तो इसीलिए दिस सर्कल हैज टू कम। एक बात चल रही थी कीमो की और डेंटल की बात चली। मेरा मेन स्पेशलाइजेशन डॉक्टर साहब का यही है, कीमो का कितने दिन के बाद हम लोग दांत निकाल सकते हैं। बहुत बार पेशेंट आते हैं कीमो कराया, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा जो है आप बताएं, कीमो के कितने दिन के बाद हम लोग कराते हैं, कीमो या रेडियो दोनों? बोथ कीमो एंड रेडिएशन दोनों का इफेक्ट होता है डेंटल। इम्प्लांट्स करने हैं या कुछ भी करना है, सो मैं रेडिएशन पहले लेता हूँ, ठीक है। सो कभी भी जब हमारे जॉ का यानी हेड एंड नेक एरिया का रेडिएशन होता है, ठीक है, सो एटलीस्ट 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेडिएशन, यानी जिस दिन रेडिएशन शुरू हुई, जब रेडिएशन खत्म हुई उसके 1 साल तक आपको कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन या ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज जब वो रेडिएशन पड़ती है वो हमारे नॉर्मल सेल को भी मार देती है, और वो नॉर्मल सेल्स हमारे बोन के सेल्स होते हैं, उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और किसी कारणवश अगर उसके अंदर कोई इंफेक्शन चला गया तो वो इंफेक्शन सीधा हड्डी तक जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि विद इन दैट 1 ईयर आप उसको कोई एक्सट्रैक्शन नहीं करें, ठीक है, कोई आप ऐसा ड्रिलिंग नहीं करें बोन के अंदर जिससे आप इंफेक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते। स्केलिंग आप कर सकते हैं बट वो भी ध्यान से कि उसमें कहीं हम गम ट्रॉमा ये सब चीजें नहीं। कीमोथेरेपी अगेन एक पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बना देती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनके व्हाइट ब्लड सेल काउंट कम हो जाते हैं, और इस वजह से दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, दे आर मोर प्रोन टू ब्लीडिंग बिकॉज उनके प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, उनके हीमोग्लोबिन वैसे ही कम होता है। तो इसीलिए एटलीस्ट 3 वीक्स फ्रॉम लास्ट कीमोथेरेपी यू शुड अवॉइड डूइंग एनी डेंटल इवैल्यूएशन और डेंटल वर्क फॉर एनी पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, और वो भी बहुत जरूरी हो तो ही करना चाहिए, बिकॉज किसी भी चीज से अगर उनका कैंसर ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा तो वो बहुत गलत होगा। तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कुछ भी ऐसी चीज। बट हाँ, अगर कोई बहुत प्रेसिंग इशू है, बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है, फॉर एग्जांपल किसी को चोट लगे, आधा दांत टूट गया, आपको करना ही पड़ेगा कुछ, बट ऑलवेज टेक दैट डॉक्टर इनटू कॉन्फिडेंस जो उनके कैंसर ट्रीटमेंट।
राइट। थैंक यू सर, आज टाइम निकाला आपने, हेल्दी डिस्कशन रहा। अब हम उसको अगर समराइज करें अपने व्यूअर्स के लिए, तो 4-5 पॉइंट उनके लिए आप बोलेंगे कि हम इसको किस तरह से समराइज कर सकते हैं? So I think it's a very important topic to keep talking about cancer. I think कैंसर से हमें डरना नहीं होता, कैंसर से हमें परेशान नहीं होना होता। कैंसर के बारे में जितनी बात करो, जितना सुनो, उतना आपका उससे डर निकल जाए। कैंसर इज ए ट्रीटेबल डिजीज। अगर हम उसको जल्दी पकड़ ले, अगर हम उसका सही इलाज कराए, सही समय पे इलाज कराए, सही जने से इलाज कराए और सही जगह पे इलाज कराए, तो ये 4 सही, यानी राइट ट्रीटमेंट, राइट टाइम, राइट डॉक्टर एंड एट द राइट प्लेस से ही आपका ट्रीटमेंट पूरा हो पाएगा। 4 चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। मेंटेनिंग अ गुड बॉडी वेट, डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइडिंग टोबैको, अवॉइडिंग अल्कोहल। ये 4 मूल मंत्र से आप कैंसर को आने से रोक सकते हो। बट अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, एबनॉर्मल लंप, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल अल्सर, आपको तुरंत एक डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। और अगर वो आपको कोई भी टेस्ट करे, चाहे वो बायोप्सी हो, चाहे पेट स्कैन हो, उसको समय रहते कराइए। और जहां पे आपको लगे कैंसर का डर है, दर्द है, आप तुरंत एक कैंसर स्पेशलिस्ट से जाके। इन चीजों से आप कैंसर को जल्दी पकड़ पाओगे, प्रिवेंट कर पाओगे और अच्छे से इलाज कर पाओगे। यही मेरा रिक्वेस्ट। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय दिया आपने। बहुत सारे ओपीडी देखते हैं आप, और आप आए अभी बहुत जल्दी दोबारा हम लोग मिलेंगे आपसे। एक इसी को ही हम लोग एक सेगमेंटल हम लोग जो है इंटरव्यू और पॉडकास्ट जब लोग शूट करने का प्लान कर रहे हैं, तो जो है अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। सभी लोगों को सुनने के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।